डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाटर या जल। अभी हम पढ़ रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज। पिछले लेक्चर में हमने एयर या वायु के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम जल के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं इसको किन किन टॉपिक्स के अंतर्गत हमें पढ़ना है। आपकी एनसीईआरटी बुक के बेसिस पर है ये। हम इसको पढ़ेंगे सबसे पहले कि जल के स्रोत क्या होते हैं, जल के रिसोर्सेज क्या होते हैं। सेकंड, जल की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है, वाई वाटर इज रिक्वायर्ड। और थर्ड जो है वो वर्षा प्रारूप यानी रेन का जो पैटर्न है वो हम देखेंगे। फोर्थ है जीव वितरण यानी जो बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो वाटर किस प्रकार से उसको प्रभावित करता है वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन क्या है, वो आपकी बुक का इस वाटर टॉपिक का जो है वो लास्ट सब टॉपिक है। चलिए जानते हैं सबसे पहले जल के स्रोत क्या क्या हैं हमारी पृथ्वी पर। आपको पता है जल जो है हमारी पृथ्वी के लगभग 75% पार्ट पर मौजूद है, 75% भाग पर मौजूद है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में मौजूद है। आप देख पा रहे हो उसे, वो अलग अलग रूपों में मौजूद आपको मिलेगा। तो उसमें आप सबसे पहले देखेंगे वेपर के रूप में जो हमारा वातावरण है उसके अंदर जल वाष्प के रूप में मौजूद होता है वाटर। दूसरा जो है वो सतही जल है जो हमारी अर्थ की सरफेस पर जो पाया जाता है, जो कि मुख्य रूप में हमें दिखता भी है। और तीसरा जो है वो भूमिगत है यानी जो अंडरग्राउंड रिसोर्सेज है, जहाँ मतलब हम जो नलकूप लगा के या कुओं के द्वारा जो जल को हम ऊपर खींचते हैं, तो वो जो भूमिगत जल स्रोत है वो है। तो उसमें सतही जल को हम और डिटेल से पढ़ सकते हैं। महासागर जो कि बहुत बड़ा स्रोत है, उसके अंदर सारा पानी जो है वो लवणीय होता है और जिसको आप कह सकते हो कि वो खारा होता है पानी। ठीक है। उसके बाद जो नदियां हैं वो भी काफी बड़ा स्रोत है जल का, लेकिन इनका पानी सामान्यतः मीठा होता है। झीलों का पानी भी सामान्यतः मीठा होता है। कुछ एक खारे पानी की झीलें भी हैं जो कि पुराने महासागरों की एक तरीके से अवशेष हैं। तालाब जो है वो छोटे जल वाटर रिसोर्सेज हैं तालाब। और उसके बाद जो है वो आप बर्फ देखेंगे, जो कि बर्फ मतलब जो फैली होती है हमारे मतलब ग्लेशियर्स में, और जो ध्रुवीय प्रदेशों में या फिर पहाड़ों पर जो बर्फ होती है, वो भी जल का एक स्रोत है जिनसे कि बाद में नदियां वगैरह निकलती हैं, और वो मीठे पानी का एक तरीके से स्रोत है। इसके बाद हम देखते हैं जल की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। जल की आवश्यकता का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं उनका काफी बड़ा भाग यानी मोर देन 60% पार्ट जो है उसके अंदर जल की जरूरत होती है, और इसीलिए जल काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। दूसरा, आपने कोशिकाओं की संरचना आप जो है वो कोशिका वाले चैप्टर में देखेंगे ज्यादा डिटेल से। वहां पर जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, सबका जो माध्यम है वो कैसा माध्यम होता है, वो जलीय माध्यम होता है। जलीय माध्यम में होने के कारण हमारी कोशिकाओं को जल की काफी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, और जल जो है वो कम होने के कारण ये जो है कोशिकाओं की जो क्रियाकलाप है वो अत्यधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं। इसके अलावा जो है जल की आवश्यकता अगर आप प्लांट्स में देखो या एनिमल्स में देखो, तो दोनों में ही आप देख पाएंगे कि ट्रांसलोकेशन यानी वहन के अंदर जरूरी है जल। आप देख पाते हो कि यहाँ जल जो है वो जल के साथ ही मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो हर जगह पहुंचते हैं, इसलिए भी जल आवश्यक हो जाता है। और दूसरा, अगर आप एनिमल्स में देखो, हम हमारे खुद के अंदर भी देखो, तो हमारे अंदर जो एक एक जगह से दूसरी जगह खाद्य अणुओं का वहन होता है जो रक्त के द्वारा होता है। रक्त एक तरल है और उसमें काफी मात्रा में जल होता है, तो इसलिए जल की आवश्यकता जो है वो वहन के लिए पड़ती है। अब इसके बाद हम देखते हैं वर्षा के प्रारूप। संसार के सभी क्षेत्रों में वर्षा एक जैसी नहीं होती है। सामान्यतः ये जो आप देख पा रहे हो, ये पृथ्वी की जो सतह है जो दिखाई गई है यहाँ पर, एक तरीके से पृथ्वी ये 0 डिग्री अक्षांश पर विषुवत रेखा है। उसके बाद ये कर्क रेखा और मकर रेखा को भी हम देख सकते हैं। तो इसमें जो
विषुवत रेखा के आसपास जो है, जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है वहां पर वर्षा काफी ज्यादा मात्रा में होती है और इनमें भी काफी ज्यादा वेरिएशन है। इसलिए जो है वो बरसात का एक पैटर्न है जो कि कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा। आप ये भी देख पाते हो कि यहाँ पर जो है वो संसार के इन्हीं क्षेत्रों के अंदर ज्यादातर डेजर्ट भी है, यानी जो मरुस्थल क्षेत्र हैं वो हैं। और कुछ क्षेत्र में अगर आप भारत के अंदर ही गौर करोगे, अगर भारत के नक्शे के अंदर गौर करोगे, जैसे कि मैं एक तरीके से रफ नक्शा बनाता हूँ, तो अगर आप इस तरीके से नक्शा बनाओगे और उसके बाद ये रफ है, कोई स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, एक फिर भी आपको अभ्यास होना चाहिए नक्शा बनाने का। तो इस तरीके से नक्शा आप बनाओगे तो उसके अंदर जो है आप देख पाओगे कि ये राजस्थान का क्षेत्र है और कुछ भाग यहाँ पर हरियाणा पंजाब का भी रहता है। वहां पर काफी मात्रा के अंदर मरुस्थल है, जबकि इधर वाले जो क्षेत्र हैं हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों के, वहां पर जो है वो बारिश ज्यादा मात्रा में होती है। ये वाला क्षेत्र है वो बर्फीला क्षेत्र है, जम्मू एंड कश्मीर वाला। तो इस तरीके से आपको वर्षा के पैटर्न के अंदर आपको काफी डिफरेंसेस मिलेंगे। पूरे भारतवर्ष के अंदर देखो तो प्रत्येक राज्य के अंदर जो है वो अलग अलग प्रकार से घनत्व है। मनुष्यों का ही अगर आप उदाहरण लें तो वहां पर वो जल की उपलब्धता के आधार पर ही है। जहाँ जल के अच्छे स्रोत हैं और अच्छी उपलब्धता है, वहाँ जो है वो खेती बाड़ी भी अच्छी होती है, इसीलिए वहां पर ज्यादा मात्रा के अंदर ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं। और जहाँ पर कम है, जहाँ पर कम बरसात होती है, वहां पर जो है वो फसलें कम होती है, इसलिए वहां पर जनसंख्या का घनत्व भी काफी कम है। यानी अधिक घनत्व वाले क्षेत्र भी हैं और कम घनत्व वाले क्षेत्र भी हैं और मध्यवर्ती घनत्व वाले क्षेत्र भी आपको पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जल की उपलब्धता जो है वो जीवों के घनत्व को भी प्रभावित करती है। आपने ये भी देखा होगा कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के आसपास जो है वो ज्यादा बरसात होती है। तो आप सारे संसार के अंदर अगर आप देखो, मैं एक बार बनाता हूँ, ये अगर हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर ये विषुवत रेखा है और सारे संसार के अंदर जैसे ये ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। आप यहाँ पर देखोगे तो आप जो भारत हमें यहाँ पर नजर आएगा और यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप है, इधर दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ उत्तरी अमेरिका है, ये यहाँ पर जो यूरेशिया का क्षेत्र है, ये चाइना, और ये यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वगैरह इस तरीके से है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि विषुवत रेखा के आसपास जो है वो ज्यादा मात्रा के अंदर बारिश होती है, तो ज्यादा वन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और ज्यादा जीवों का घनत्व भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो जल की अधिकता या प्रचुरता जो है वो जीवों के वितरण को प्रभावित करती है। और अब देखते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जो है वो, अगर आपको वायु प्रदूषण याद हो तो उसी के हिसाब से इसको भी परिभाषित कर सकते हैं। मैंने बताया था जो वायु है उसकी तीन प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसी प्रकार से जल की भी वही तीन प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं। भौतिक या फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी भौतिक या रासायनिक, भौतिक या फिर जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप कह सकते हो भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज। इधर देखिए, रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज, और जैविक गुण या फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इसको आप कह सकते हो। तो भौतिक गुणों में देखेंगे कि जल का तापमान क्या होता है, जल का बहाव कैसा है, ये सारे के सारे जो है वो उसके भौतिक गुणों में आते हैं। रासायनिक गुणों में देखते हैं तो उसका जो रासायनिक संगठन है वो कैसा है, उसके अंदर कितनी मात्रा के अंदर जो दूसरे यौगिक घुले हुए हैं, ये सब रासायनिक संगठन में आता है। और जैविक के अंदर उसके अंदर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार के पाए जाते हैं वो उसके जैविक गुणों में आते हैं। इन भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई भी ऐसा परिवर्तन जो कि हमारे लिए हानिकारक हो, वो किसकी श्रेणी में आता है, तो वो आता है प्रदूषण की श्रेणी में। तो हम इस कह सकते हैं कि जल की भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों के अंदर ऐसा परिवर्तन जो कि हमारे लिए हानिकारक हो, क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। एक बार परिभाषा वापस सुन लीजिए, जल प्रदूषण क्या कहलाता है, जल की भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों के अंदर ऐसा परिवर्तन जो हमारे लिए हानिकारक हो, वो है जल प्रदूषण कहलाता है। अच्छा, जल प्रदूषण के जो प्रभाव होते हैं, प्रभाव है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन का मतलब ये है
कि अगर जलीय जीव हैं और जलीय जीव के अंदर प्रत्येक स्तर के अंदर जो है वो प्रदूषकों की मात्रा बढ़ती जाती है। एक आप आगे की कक्षा में इसे ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, 10वीं कक्षा में ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। विषाक्तता यानी जल विषाक्त हो जाता है, उसमें जो है कोई ऐसे हानिकारक रासायनिक पदार्थ अगर मिल जाते हैं तो उसकी वजह से जल जो है वो विषाक्त हो जाता है और वो हमारे लिए और दूसरे जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है। उसके सेवन से जीव बीमार पड़ सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं। जीव वितरण जो है वो जो जल प्रदूषण के अंदर मैं खास तौर से जीव वितरण की जो बात कर रहा हूं वो आपको बता दूं कि अगर जल प्रदूषित होता है तो उस वजह से जैसे अगर आप देखिए यहाँ पर अगर एक फैक्ट्री है, देखिए यहाँ पर अगर एक फैक्ट्री है और वह जो है वो जल अपना पास की नदी के अंदर छोड़ रही है, प्रदूषित जल, ये नदी है, तो उस नदी के अंदर देखिए यहाँ पर फैक्ट्री से आता है तो सामान्यतः उसका तापमान क्या होता है, उच्च तापमान होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर मछलियां वगैरह जो है वो नहीं रह पाएंगी, वो दूर चली जाएंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जल प्रदूषण से जीवों का वितरण भी प्रभावित होता है।